इक्विटी देख लिए हम लोग, अब देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल, पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल, ये पॉइंट हम लोगों को बताता है हेनरी फायल का जो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हम लोगों को बताता है स्टेबिलिटी का मतलब, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय को हम लोग को कुछ टाइम के लिए स्टेबल करना है। स्टेबल करने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम लोग बार बार एम्प्लॉयज को लाएंगे, एम्प्लॉयज को हटाएंगे, एम्प्लॉयज को लाएंगे, एम्प्लॉयज का अगर टर्नओवर को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा एक बैड इमेज और एक बैड रिव्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, बैड रिव्यू और बैड इमेज का ही बात नहीं है केवल, अगर बार बार एम्प्लॉयज क्या करेगा आपका, अगर कंपनी को छोड़ेगा, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कंपनी के लिए एक तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। हम लोग को एक एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए उसका कुछ प्रोसीड्योर होता है, उसका इंटरव्यूज लेना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, फिर उसको काम सिखाना पड़ेगा, फिर वो काम सिखाने में कुछ खर्च होता है, ये सब चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग जब किसी भी एम्प्लॉय को बुलाएंगे तो हम लोग को क्या एक मिनिमम टाइम पीरियड उसको देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा काम कैसे करना नहीं करना, ना कि डे वन से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ही इज द बेस्ट या सी इज द बेस्ट, वो आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आएगा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अपना बेस्ट देगा, ये हम लोग को नहीं सोचना है। हम लोग को पहले उसको काम सिखाना है, काम सिखाने के बाद जब वो बेटर हो जाएगा तब उसको हम लोग और इम्प्रूव करवाना है। जब ये सब हो जाएगा तब हम लोग उससे क्या करेंगे, डिमांड कर सकते हैं कि हाँ तुम अब अच्छे से काम करो। एक स्टेबल नहीं होने देंगे एक एम्प्लॉय को, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बहुत अच्छा काम, तो नहीं होगा। हम लोग को टर्नओवर रेट भी कम करना पड़ेगा एम्प्लॉयज का, कि बार बार एम्प्लॉयज हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को ना छोड़े। ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। इसके बाद हम लोग का आता है इनिशिएटिव। हाँ अच्छा, इसका थोड़ा हम लोग इफेक्ट भी देख लेते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स का मैं इफेक्ट बोल रहा हूँ, उससे इसका भी मैं इफेक्ट बोलना चाहता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए ये पॉइंट। इफेक्ट में देखिए, एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योरिटी। अगर कोई एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योरिटी, अगर कोई एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिल जाए तो क्या रहेगा, वो अच्छे से काम करेगा। उसको पता है कि हाँ चलिए ये चीज हमको, ये हमको पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मेरा जॉब सिक्योर्ड है, तो मेरे को काम करने का सही रहेगा। इंप्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, ए यार 2 महीने का तो बात है, क्या झूठ का काम करवा रहे, कर लेते जो भी है। तो जब उसको पता है कि मुझे यहीं पे अच्छे से काम करना है, मुझे अब हायर लेवल्स पे जाना है ना, तो वो बहुत मन लगा करके काम करेगा। ये बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब समझ में आया ना आपको, कि एक एम्प्लॉय को हम लोगों को कुछ टाइम तक रखना है। रखना मतलब कि एक फिक्स पीरियड तक कम से कम उसको रखना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे पाए। हम लोग को पहले डे वन से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ही विल बी द बेस्ट, और वो एकदम सही है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम परफेक्टली, एकदम एक नंबर है, वो नहीं। पहले काम तो सिखाना पड़ेगा ना उसको, आपका काम करने का तरीका, ये सब चीज होगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर एक बार वो काम सीख गया, काम आपका ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम तो आप भूल ही जाइए। वो आएगा 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जितना भी घंटा ऑर्गेनाइजेशन को देगा, बेस्ट देगा अपना, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, कुछ टाइम से काम कर रहा है। ठीक है, एक नया से हम लोग वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो जब पुराना हो जाएगा, समय हम लोग उसको दे देंगे, तो वो बहुत अच्छा आप लोग को रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लर्निंग द न्यू जॉब। वेस्टेज होगा हम लोग का टाइम, ऑफकोर्स वेस्टेज होगा टाइम ना हम लोगों का, क्योंकि कोई नया एक एम्प्लॉय आ रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, फिर दूसरा एक एम्प्लॉय आ रहा है, फिर ये छोड़ रहा है, फिर हम लोग को तीसरा के पास जाना पड़ा। हम लोग यही साइकिल बार बार रिपीट करें क्या? नहीं, ये चीज नहीं हो सकता। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये हुआ। उसके बाद है हैवी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। जो आपको मैंने कहा, रिक्रूटमेंट करने के लिए एक्सपेंसेस होता है भाई। आपको कॉलेजेस विजिट करना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूशंस विजिट करना पड़ेगा, वहां से आपको एम्प्लॉयज लाना पड़ेगा, आपको आपका फैक्ट्री पे लेबल्स लगाना पड़ेगा ताकि वो लोग देख करके लोग आए। तो उनको हायर करने के लिए आपको तो टीम रखना पड़ेगा कि वो क्या करेगा, उस तरीके से इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल्ड करेगा। उसके बाद कैसे उनको हायर करना है वो देखेगा। तो इसके लिए प्रोसेस है ना पूरा का पूरा। हैवी एक्सपेंसेस तो इसमें हैवी एक्सपेंसेस तो आएगा ही आएगा, इसको हम लोग कट आउट कर सकते हैं। अगर नहीं बार बार हम लोग स्टेबल पर्सनल को स्टेबल नहीं करेंगे तो एक्सपेंसेस आएगा ही आएगा। ठीक है, इनिशिएटिव 13 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव
इनिशिएटिव जो पॉइंट है ये हम लोग को पॉइंट बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, हम लोग को ना उसका कुछ प्लान्स को, उसके कुछ इनोवेशंस आइडियाज को एप्लीकेबल करना चाहिए। अगर कुछ अथॉरिटीज कुछ पावर उसको देना पड़े तो वो भी देंगे, बट उसका बात को सुनना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ना फील्ड पे वो काम कर रहा है तो उसको पता है काम को कैसे करवाना है। ठीक है, आप लोग ये देखे हैं ना, क्या नाम है, पुष्पराज, झुकेगा ना, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, उसका नाम क्या रहता है, राज ही तो रहता है, पुष्पा ही तो रहता है। वो कोंडा रेड्डी वो लोग जो रहता है ना, उसको आइडिया नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, वो सिंडिकेट से उतना कमा रहा है, वो क्या उसका था वो टकलू, वो इतना में बेचता है माल, इतना में करता है, ये एक चीज करता है, चंदन इतना में बिकता है, वो करता है। वो मार्केट में जब उतरा तब ना पता चला कि हाँ इसका रेट ये हो सकता है, तब वो लोग सब बाकी लोग शॉक्ड हो गए। तो एम्प्लॉइज अगर उसको एज एन एम्प्लॉय पकड़े तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा ना कि वो कुछ इनोवेशन आइडिया लेकर के आ रहा है, तो हमको उसको अथॉरिटी देना पड़ेगा उतना कि हाँ तुम करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, बेस्ट रिजल्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये चीज, हाँ उसके साथ ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको कि अगर नहीं हुआ तो, बट भाई पहले मौका तो दो उसको। इनिशिएटिव हम लोग को यही बताता है कि समटाइम्स एम्प्लॉयज को हम लोगों को क्या करना है, पावर देना, अथॉरिटी देना है, और उनका बात भी सुनना है, ताकि वो लोग अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन को दे और ऑर्गेनाइजेशन को रखे। और इससे क्या होगा ना, वो भी ऐसा फील करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, क्योंकि इसमें जो टॉप लेवल्स मैनेजमेंट्स है वो मेरा बात सुनते हैं। मैं अगर कोई प्रस्ताव रखता हूँ तो वो उसको देखते हैं, ऐसा नहीं कि क्या थोड़ा हड़ो फालतू फालतू आ जाते हैं लोग, क्या कौन करता है। तो इससे क्या होगा, मतलब मेरा तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, मैं यहाँ क्यों रहूंगा। एक एम्प्लॉय हो, चाहे एक मैनेजर हो, चाहे एक ओनर हो, सबको खुद का एक तो रिस्पेक्टफुल लाइफ और एक रिस्पेक्ट चाहिए होता है। अगर उसके पास कुछ टैलेंट है तो, टैलेंट नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव ये देखे हम लोग। अब बहुत सारा एम्प्लॉयज क्रिएटिव थिंकिंग्स के होते हैं, माइंडसेट के होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, उनका बात सुनना पड़ेगा हम लोगों को। आजकल जो ये रैपर्स है, रैपर्स मतलब जैसे मैं बादशाह को ले सकता हूँ, हनी सिंह को ले सकता हूँ, रफ्तार को ले सकता हूँ, डिवाइन वगैरह, ये लोग जो है सब कुछ। ठीक है, ये लोग जो आज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, पता है ये जब न्यू थे तो इनके पास बहुत सारा रिटेंस था, मतलब व्यूअर्स था, ये लोग कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे थे। लेकिन अब ये लोग लिख लिख के ना, इन लोग का भी माइंडसेट एक लेवल तक जाने के बाद ना सोचने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं, नए नए सिंगर्स को, नए नए रैपर्स को लेते हैं साथ में अपना, ताकि उनसे कुछ नया ये लोग अपने गाने में ऐड कर पाए। देखो तुम तो एक ब्रांड बन चुके हो, तुम जो भी गा दोगे वो चल जाएगा, लेकिन जो ब्रांड नहीं बना है उसके पास अगर कुछ बढ़िया तो उससे ले लो ना। तो ये कौन किसके पास रहेगा, ये नए लोगों के पास रहेगा, क्रिएटिविटी थिंकिंग। ठीक है, हसल जो है, एमटीवी हसल बहुत ज्यादा इसमें चलता है ये चीज। ठीक है, आज जो किंग इतना बड़ा है कहाँ से आया है, यही सबसे तो आया है, किंग, ईपीआर। ठीक है, ये देखिए हम लोग। अब आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये पॉइंट हम लोग क्या बताता है, हारमोनी समझते हैं हम लोग क्या होता है, हारमोनी, हारमोनी समझते हैं क्या होता है, हारमोनी यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम सोचेंगे कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूं तो आप सबसे बड़े वहम में हो। आई डू अग्री कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो, लेकिन आप सब कुछ अकेले हर समय हर वक्त नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोगों को चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपस में अगर हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगे, काम को कैसे करना है, किस तरीके से काम को आगे लेकर के जाना है, या काम से हमको बेस्ट रिजल्ट कब कैसे मिलेगा, वी विल नेवर एबल टू डू कि कुछ हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा जाए और कहीं पे पहुंच पाए, कभी नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल है। हार्मोनी स्पिरिट डी कॉर्प्स हम लोग को यही सिखाता है, ये हम लोग को सिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको साथ में लेकर के, सबका साथ में लेकर के हमको चलना है। ठीक है, जैसे when there is a term spirit everyone comes forward to help other। जब ये स्पिरिट होता है ना कि हाँ ये काम नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ नहीं, अच्छा रुक मैं आके देखता हूँ क्या काम है, फंस गया तुमको प्रॉब्लम हो रहा है,
उसका काम देख लिया, काम आगे बढ़ रहा, वो आकर के मेरा काम देख लिया कि हाँ यहाँ पे फंसा, रुक मैं इसमें, मेरे को तो पता है, वैसे मुझे थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, कंप्यूटर में कोई चीज काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको ठीक कर दिया। तो ये सब चीज होने से क्या होगा, ये सब चीज होने से क्या होगा ना, सब साथ में काम कर रहे हैं, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो लोग आगे चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में मैं तो काम नहीं किया हूँ, ठीक है, और कोई भी सेक्टर में, ऑफिस वगैरह में, लेकिन ये चीज एकदम क्लियर कट है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज लोग आपस में बातचीत करेंगे, एम्प्लॉयज के लिए कभी घूमने का कहीं प्लान वगैरह बना दिया जाता है ताकि वो लोग में आपस में बॉन्डिंग रहे। जब आपस में बॉन्डिंग रहेगा ना तो वो लोग एक दूसरे से हेल्प लेकर के या एक दूसरे का काम कर देंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। ये चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कब, तब मिलेगा जब हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तभी, ठीक है। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया CUESI दूसरा डोज पूरा का पूरा, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड स्पिरिट, डीकॉप, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, इनिशिएटिव, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, रेम्यूनरेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद डी से आपका फिर क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क तो बोल ही दिया, डेवलपमेंट ऑफ क्या था, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग था ना कुछ, डिवीजन ऑफ वर्क बोल ही दिए थे, एक और डी कहाँ गया, हाँ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो से हम लोग देखे ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये देखे हम लोग स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी देख ली, यहाँ पर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स। और लास्ट ये था हम लोगों का इक्विटी, ये सारा का सारा हम लोगों ने पॉइंट्स देखा। ये आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों का मैं श्योर हूं कि आपका जो भी ये है इसमें से क्वेश्चन आएगा वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या CUESI दूसरा डोज, ये मेरा कोड था, किसका कोड था, ये मेरा कोड था आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो कि कौन प्रोवाइड किया है, जो कि हम लोग को प्रोवाइड किया हेनरी फायल। ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, जो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। कितना टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोगों ने टोटल टॉपिक कवर कर लिया, हम लोगों ने टोटल कवर कर लिया, डिफाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस कवर कर लिया, हेनरी फायल्स कर लिया। दो टॉपिक हम लोग के पास बचा, टेलर्स प्रिंसिपल और टेक्निक्स। टेलर्स प्रिंसिपल हम लोग को अब क्या बोलता है, देखिए टेलर जो है टेलर्स प्रिंसिपल, टेलर्स प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बोलता है, टेलर्स में हम लोगों को 5 तो प्रिंसिपल्स देखने के लिए मिलेंगे। और ऊपर वाला जो था ना हम लोग का, वो था क्या पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट। ये हम लोग का क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा, इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। Who is the father of scientific management? The father of scientific management is F.W. Taylor. F.W. Taylor is the scientific management father of scientific management. मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कौन है, वो हम लोग का हेनरी फायर। ये हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। इनका का नाम है ना एवरीथिंग साइंटिफिक करने का, इनका कहने का तात्पर्य ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से कि ऑर्गेनाइजेशन हो, साइंस हो या कुछ भी हो, कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं जो बोल दिया वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हम लोग को देखेंगे, 5 प्रिंसिपल्स देखेंगे जो हम लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड किया गया है। क्या क्या, पहला है साइंस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पहला। दूसरा देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड,
मैक्सिमम आउटपुट नॉट restricted. Last, development of each man to greater efficiency and scientific selection and development of worker. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, ये हम लोगों को 5 पॉइंट्स देखने के लिए, 5 प्रिंसिपल्स देखने के लिए मिलेगा। किसके द्वारा दिया गया ये 5 प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ये क्या बोलते हैं हम लोग? पहला, सबसे पहला बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कोई ऐसा आप मतलब आकर के आपके सामने आया और बोला कि भाई देखो ये आपका जो गाड़ी है, ये एक तो गाड़ी है, ठीक है, ये बस आपका मैंने बनाने का कोशिश किया, ठीक है, ये जो गाड़ी है, एक काम करो ना, इसका जो फ्यूलिंग होता है ना, फ्यूल, आप इसमें फ्यूल में ना पानी डाल दो, हेवी गाड़ी चलेगा, स्मूथ एकदम, भागे रॉकेट की तरह चलेगा, ठीक है ना, ये कर दो। इज इट पॉसिबल? भाई ये क्या पॉसिबल है? आने वाले टाइम पे हो या ना हो, दैट डजंट, अभी क्या पॉसिबल है ये ना, पेट्रोल डीजल चाहिए मेरे को, तब जाकर के काम हो पाएगा, है ना। मैनेजमेंट भी सेम चीज है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगर कोई आकर के बोलता है कि ऐसे काम नहीं, ऐसे काम करो, नहीं होगा। काम करने का एक तरीका है जिसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है, ठीक है। एक काम को 2-4 लोग से करवा के देखेंगे काम करने का क्या मतलब, हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक काम को एक आदमी से करवा कर देखेंगे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है उस काम का। कभी कभी होता है ना, एक काम को एक आदमी अच्छे तरीके से कर पा रहा है, एक, और कभी कभी होता है ना, एक काम को 2-3 लोग मिल के करेंगे तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये चीज तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ये कोई आकर के बोल देगा नहीं अकेले मतलब कर सकता है कुछ भी काम, 1 मैन आर्मी बोलने के लिए है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैं स्टैम्प पेपर में साइन करके थंब लगा दूंगा अपना, जैसे बोलेगा वैसे हो। नहीं भाई, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, किसी के रूल ऑफ थंब के हिसाब से नहीं चलता है साइंस, ठीक है। ये इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्यों बताना चाह रहे हैं? टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू अ जॉब, एक स्टैंडर्ड टाइम की एक काम को कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा लग सकता है। एक काम को कंप्लीट करने के लिए हमको कितना घंटा लग सकता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। जैसे टीचिंग के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा ही क्यों चूज किया गया? 3-3 घंटा क्लास क्यों नहीं लिया जा रहा कंटिन्यूअसली? लोग तो 8-8 घंटा काम करते हैं ना लगातार, 3 घंटा क्लास क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क में अलग होता है। 1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ने के बाद, 1 घंटा, 1.5 घंटा क्लास चलने के बाद क्या होता है कि माइंड हम लोगों का थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, कि हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ले रहे हैं, 5 मिनट का ही चाहिए, लेकिन 5 मिनट के लिए हमको रेस्ट चाहिए, ऐसा हो जाता है, वरना करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट किया गया है ना, कि ये काम को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। यही चीज हम लोग को दर्शाता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा में डिटरमाइन द फेयर डे वर्क फॉर द वर्कर्स, एक फेयर डे वर्क इन्वायरमेंट। जैसे बहुत लोगों को ना 5 डेज इन अ वीक चाहिए होता है काम, सोम से लेकर फ्राइडे तक काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। कुछ लोगों का होता है 6 घंटा का, 6 दिन काम कराने का। और हमेशा अगर कोई ओनर है, जैसे मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं शायद ही रेस्ट लेता हूँ, कोशिश करता हूँ 7 डेज इन अ वीक मेरा क्लास हो। क्यों? क्योंकि मुझे बस बेटर कुछ देना है, हर दिन बेटर कुछ ना बेटर प्रोवाइड करना है। लेकिन जो वर्कर है, वर्कर तो वो नहीं सोचेंगे, ये मेरा खुद का है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मुझे 7 दिन काम करना है। लेकिन एक वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या बोलेगा, मुझे 1 दिन रेस्ट चाहिए सर, प्लीज मुझे 1 दिन रेस्ट दे दो, ठीक है। 6 घंटे काम कर रहा हूँ, मुझे खुद के लिए भी तो 1 दिन, तो सुबह में 9 बजे निकलूंगा, रात को फिर 9 बजे घर पहुंचूंगा। मेरे पास खुद के लिए कुछ टाइम ही नहीं है कि मैं खुद कहीं जाऊं, खुद का जिंदगी जीऊं, कुछ नहीं। तो उसके लिए मुझे 1 दिन चाहिए। कोई बोलता है मुझे 1 नहीं, मुझे 2 दिन चाहिए। तो एम्प्लॉइज ऐसा वर्क फील्ड ऐसा क्या नाम है, वर्क डिजाइन किया गया, ये 5 डेज इन अ वर्क होगा, वीक होगा, या फिर 6 डेज इन अ वीक होगा। क्लियर? ये भी डिसाइड किया गया ना, सैटरडे को हाफ डे होगा। क्लियर? ये चीज है, इससे हम लोग को साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से इससे हमको ये भी पता चलता है कितना दिन एक वर्कर से काम करवाना है, बेस्ट वे क्या है काम करवाने का, ये भी हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से काम करवाना है, वे क्या है उसका। और एक वर्कर को हम लोग को कितना पेमेंट करना है ये पता चल जाता है। एक काम को करने के लिए हमको सपोज कीजिए 10 घंटा का समय लग रहा है,
1 घंटा के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं 50 रुपए पेमेंट करना, तो 10 घंटे के हिसाब से 500 रुपया। मुझे ये पता चल गया कि हाँ 500 रुपए इस बंदे को देना है, 10 घंटा काम कर रहा है, तो ये चीज पता चलता है। वर्किंग कंडीशन पता चलता है क्या है क्या नहीं है। हम उसको धूप में बैठा के काम करवा रहे कंटिन्यूअसली, अरे भाई वो इंसान ही है ना, रोबोट मशीन थोड़ी ना कि धूप में कहीं पर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। एक आप मशीन को रख दो धूप में, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक इंसान को रखो क्या कि आप धूप में या बारिश में कहीं पर भी नहीं रखते ना, तो उसके लिए एक वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। सर पे एसी नहीं लगाओ, मतलब सर पे एसी, उस रूम में एसी नहीं है, फैन तो दे दो, फैन तो दे दो, बैठने के लिए बहुत अच्छा एकदम कंफर्टेबल चेयर नहीं है, लकड़ी का ही चेयर दे दो, प्लास्टिक का ही चेयर, बैठ के काम तो करे कम से कम। ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काम कराने के लिए। ये हमको एफडब्ल्यू टेलर बताया। एफडब्ल्यू टेलर का एक और खासियत है कि वो हम लोग को टेक्निक्स भी प्रोवाइड किया है। टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लें। क्लियर? पहला प्रिंसिपल हुआ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। द सेकंड प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी करने का मतलब क्या होता है? हार्मोनी करने का मतलब होता है ना यूनिटी, एक साथ काम करना। ये अलग नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के केस में खास करके देखा जाता है ना, ये दो लोग हैं, ठीक है ना, एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉई है। मैनेजर को ना हमेशा ऐसा फील होगा ना कि मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, पैसा लेके जा रहा है, और एम्प्लॉय को हमेशा ऐसा फील होगा ना कितना काम कराएगा भाई, छोड़ दे मेरे को, इंसान ही हूं, जान मार देगा ना, जान ले लेगा क्या तुम। एम्प्लॉय को हमेशा ऐसा फील होता है, और मैनेजर को हमेशा फील होता है काम नहीं कर रहा, पैसा लेके जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पैसा लेके, काम तो अच्छे से करो, ये चीज होता है। तो यहाँ एक ना मेंटल रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय को ये सोचना चाहिए कि मैनेजर मेरे से ज्यादा काम नहीं करवा रहा, और मैनेजर को हमेशा ये सोचना चाहिए मेरा एम्प्लॉय हमें मुझे इनफ करके दे रहा है, एकदम इनफ करके दे रहा है, तो मुझे पेमेंट करने टाइम उसको रुलाना नहीं है। और एम्प्लॉय को ऐसा होना चाहिए ना, मुझे काम करने टाइम उसको रुलाना नहीं है। अगर ये दोनों चीज मिल जाएगा ना, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन ना ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे नहीं भागेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भागेगा। अगर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रहा है तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यूनिटी टूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अबाउट कोई गेम भी हो रहा है ना, उसमें भी एक 11 प्लेयर्स का क्रिकेट चल रहा है ना, अगर उसमें भी कुछ यूनिटी अगर टूट रहा है ना, देखो गेम सही से नहीं हो पाएगा। जीतता है टीम एफर्ट से, और कुछ भी काम होता है टीम एफर्ट से। टीम जरूरी है, ठीक है, और टीम इतना ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर कहीं पर भी कि वही आपका सबसे बेस्ट सपोर्टर है, वही आपको सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं, ठीक है। मेंटल रिवॉल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इस पॉइंट में मेरा आंसर है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। जो कोऑपरेशन वर्ड है ना, तुम कर, मैं हूं ना, मैं हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूं ना, ये है कोऑपरेशन। और ये कभी इंडिविजुअलिज्म नहीं, अकेले हम नहीं कर सकते कभी भी कोऑपरेट, दो लोग रहेगा तभी कोऑपरेशन वर्ड आएगा, क्योंकि अकेले कोऑपरेशन वर्ड का नीड ही नहीं है, आएगा ही नहीं वो कोऑपरेशन वर्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अगर कोई 4 लोग काम कर रहे हैं एक साथ में, ये बोलेगा कि ठीक है मैं सोच लूंगा मेरा एम्प्लॉय काम करके दे रहा, तो एम्प्लॉय को भी सोचना पड़ेगा ना मुझे काम करके देना है। ये कर रहा है कोऑपरेशन, ये नहीं कर रहा है कोऑपरेट, तो नहीं हो पाएगा। तो कोऑपरेशन इंडिविजुअल का बात ही नहीं है, दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम आउटपुट हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि तुम आ रहे 8 घंटा काम किए, 1000 गुड्स को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए तुम, ठीक है, उसके बाद टाटा बाय बाय, प्रोड्यूस करके तुम्हारा टाटा बाय बाय। 8 घंटा में काम हो या 6 घंटा में काम हो या 7 घंटा में काम हो, अगर 6 घंटा में कर ले 2 घंटा बैठ के जाओ, ये ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एकदम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अगर कोई एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय का भूख बहुत बड़ा होता है, भूख होता है ना, भूख वो बहुत बड़ा होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का भूख बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर था ना, अरे लाइन भूल जा रहा हूं, अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होने वाला ह्यूमन वांट्स का। आज अगर तुम ना एक बाइक ले लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बाइक, अब ना मेरे को बाइक चाहिए बहुत स्पीड वाला, अभी तुम आज एक तो 125 सीसी का बाइक ली, अब ना मुझे 200 सीसी का बाइक चाहिए, अब 200 सीसी का ले लिए, अब ना मुझे इस कंपनी का 200 सीसी का बाइक चाहिए। मैं पल्सर चला रहा हूँ, मुझे पल्सर नहीं चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ठीक है। अब नहीं BMW में, पहले रॉयल एनफील्ड, हमको बुलेट चाहिए, बुलेट ले लिया, अब मुझे बुलेट नहीं, मुझे अब BMW चाहिए, ठीक है ना, अब मुझे डुकाटी चाहिए। ऐसे करके ना
बढ़ते जाएगा, आज ये है तो कल वो, कल वो है तो कल वो चाहिए मुझे, खत्म नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि अब आप बुलेट पे बैठ करके बुलेट भगा रहे हो, बोले नहीं मुझे अब साइकिल पे बैठना है भाई, अब मेरा हो गया, मुझे साइकिल चलाना है, ऐसा नहीं है कभी। बुलेट से अब आपको फोर व्हीलर चाहिए, अब फोर व्हीलर में कोई अब होंडा का फोर व्हीलर ले लिया मान लो 10-12 लाख का, अब आपको चाहिए और ऊंचा वाला, अब मेरे को फॉर्च्यूनर में बैठना है, जीप चाहिए, जी वैगन चाहिए, ठीक है। ये चीज तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट कभी रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहिए। कोई अगर चाहता है काम करना, एक्स्ट्रा काम करवाओ उससे, करो ना भाई, कोई समस्या नहीं। अगर भाई काम करेगा वो तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है ना। वो आज वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तुम 1000 सेल करके मान लो 1000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करो। अगर वो 1500 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 1500 में 500 तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा है ना तुम्हारा, दे दो 300 रुपया उसको, 200 तो तुम्हारा एक्स्ट्रा बन रहा है, जो पहले 1000 बन रहा था अभी 200 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो बनाने में क्या समस्या है भाई, बनवाओ ना जितना बनवाना है। एफडब्ल्यू टेलर बोलते हैं मैक्सिमम आउटपुट नॉट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, जितना हो सके उतना बढ़ा, ठीक है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्क, हो सकता है आपके बुक में द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी भी देखने के लिए मिले इस पॉइंट में। मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, जो वर्कर जिस काम के लायक है उसको वही काम दीजिए। अगर किसी को 2 व्हीलर चलाने आता है तो 2 व्हीलर का चलाने का लाइसेंस दीजिए उसको, किसी को 4 व्हीलर आता है तो 4 व्हीलर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अकाउंट्स अच्छा है तो उसको अकाउंट्स का काम दीजिए, किसी का मार्केटिंग अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का काम दीजिए। मार्केटिंग वाला को अकाउंट्स, अकाउंट्स वाला को मार्केटिंग कर दीजिएगा ना, गोंडोगोल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक मार्केटिंग वाला बंदा का ना माइंड बहुत शार्प होता है, वो घर तक पहुंच जाएगा आपका बात करते करते। लेकिन अकाउंट्स वाला का माइंड शार्प होता है, किस पर्सपेक्टिव से शार्प होता है, खाली काम करने के पर्सपेक्टिव से शार्प होता है, किस तरीके से वो काम अच्छे तरीके से कर पाएगा, ये चीज, ठीक है। तो साइंटिफिक सिलेक्शन, हम लोग को सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, कि काम कर कैसे रहे हैं वो लोग, ये हमको देखना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर, डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर मींस हर एक एम्प्लॉइज का हम लोग को डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना ही नहीं कि बस एक का हो गया बल्ले बल्ले हो गया, नहीं। एवरी एम्प्लॉय शुड बी डेवलप, अगर वो डेवलप्ड होंगे तो अच्छा काम करेंगे। समझ में आ रहा है ये। यहां पर हम लोग जो 5 पॉइंट था हम लोगों का, 5 प्रिंसिपल्स था गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, कंप्लीट किए। अब देखते हैं हम लोग टेक्निक्स पे। टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, कौन, एफडब्ल्यू टेलर। कितना सारा टेक्निक्स हम लोगों को प्रोवाइड किए। कुछ कुछ टेक्निक्स है, या मैं सारा का सारा इन डिटेल्स में टेक्निक्स नहीं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उस चीज को एक एक चीज को कंप्लीट करके समझेंगे, ठीक है। जैसे स्टडी पे आते हैं, वर्क स्टडी। सबसे पहले हम लोग स्टडी समझते हैं। स्टडी में क्या है, हम लोग को 4 स्टडी देखने के लिए मिलेगा। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड लास्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी, ये 4 स्टडी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। चारों स्टडी का एक अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, अलग अलग काम है। ये बोलते हैं इसको समझना, इसको समझने का हम लोग को जरूरत है। स्टडीज का काम क्या है, ठीक है, स्टडीज का क्या काम क्या है हम लोग को समझना जरूरी है। हम लोग का वर्क स्टडी में चारों का चारों आएगा। जिसमें टाइम स्टडी बताता है हम लोगों का। टाइम स्टडी क्या बताता है, टाइम स्टडी हम लोग को बताता है कि एक काम को करने के लिए, इसमें वो क्या करते हैं ना, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं डब्ल्यू टेलर। अपने हाथ में एक स्टॉप वॉच लेते हैं, स्टॉप वॉच लेकर के ना एक ही काम को बार बार एम्प्लॉय से करवाते हैं, ताकि उनको पता चल पाए कि एक काम को करने में एक स्टैंडर्ड समय कितना लगता है, एक काम को करने के लिए कितना वर्कर का नीड होता है, एक काम को करने के लिए आपको कितना क्या पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर को। ये हम लोग का आता है टाइम स्टडी के अंदर। ये आता है हम लोग का किसमें, टाइम स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। टाइम स्टडी से हम लोग को पता चलेगा एक काम को करने का एक्चुअल समय कितना क्या लग रहा है, ये सब चीज,
ठीक है, क्योंकि टाइम स्टडी में पता चलेगा एक वर्कर को काम कितना टाइम में करना है, और ये हम लोग को पता चल गया कि एक वर्कर कितना समय में काम करना है, तो हमको पता रहेगा ना। सपोज कीजिए एक वर्कर एक घंटा में सपोज कीजिए एक घंटा में 100 प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसको 8 घंटा हम लोग काम करवा सकते हैं। कितना प्रोडक्ट बनाएगा वो? 800 प्रोडक्ट बनाएगा। एक वर्कर 800 प्रोडक्ट बना रहा है। सपोज कीजिए हमको अब 8000 प्रोडक्ट्स का ये आया, ऑर्डर आया है, हमको कितना वर्कर को रखना पड़ेगा? 8000 के लिए 10 वर्कर को रखना पड़ेगा। एक वर्कर को हम 500 रुपया पेमेंट कर रहे हैं एक दिन का, तो 10 वर्कर के लिए मेरे को 5000 रुपया कैश चाहिए। तो हम अब 8000 प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रुपया उससे डिमांड करेंगे? हम उससे डिमांड करेंगे कि मुझे 15000 रुपया चाहिए। क्यों 15000 रुपया चाहिए हमको? क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल्स में कुछ खर्च होगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ खर्च होगा, मेरा वेजेस में कुछ खर्च होगा, और मुझे एम्प्लॉयज को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब चीज मेरे को आएगा पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये सबको हमको देखना पड़ेगा, इन सबको हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 15000 मांगेंगे, फिर मेरा 2000 या 3000 का जो मार्जिन निकलेगा वो मैं रखूंगा। ये बताता है हमको टाइम स्टडी। मोशन स्टडी क्या बताता है? एक मशीन के साथ, जैसे मेरे हाथ में जो ये पेन है इसको मैं यूज कर रहा हूं, जो टैब में मैं यूज कर रहा हूं, या फिर जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, इससे मेरा मोशन क्या है काम करने का। जैसे आप लोग मोबाइल फोन चलाते हो, ये एग्जांपल ज्यादा बेटर होगा। आप लोग मोबाइल फोन चलाते हो, व्हाट्सएप पे हो, मस्त चैटिंग कर रहे हो और सब बढ़िया, ठीक है, तो एकदम परफेक्ट। और तो जो आपका फिंगर से दोनों तो थंब फिंगर चल रहा है ना, ये आपका माइंड इतना प्रिपेयर हो चुका है ना इस चीज के लिए कि नेक्स्ट वर्ड कहाँ है आपको पता है, फटाफट आप टाइप कर रहे हो। उस समय आप मशीन चला रहे हो, है ना, ऐसा है ना ये चीज। और अगर आप बात कर रहे हो किसी से, आपके दिल के टुकड़े से, ठीक है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। मशीन बहुत अच्छे से आप काम करवा रहे हो अपने हाथों से, आप बहुत अच्छे तरीके से आप काम भी कर रहे हो। तो मशीन आपका जो मोबाइल फोन है वो नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स है और आप ह्यूमन एलिमेंट, तो आप दोनों का ना एक पूरा का पूरा बैठ चुका है, कैसे कब टाइप करना है, किस तरीके से टाइप करना है। वो नोटिफिकेशन पॉपअप आया, क्लिक करके बस पहुंच गए। एम्बिशन पॉइंट से भी आपका नोटिफिकेशन आया, आप गए फटाक से उसमें। स्टडी अड्डा से आपका भी एक नोटिफिकेशन आया, फटाक से पहुंच गया, कन्हैया सर पढ़ाते, चले चलते हैं, देखते हैं वीडियो कैसा क्या है, ठीक है। तो जो क्लिक करना, वो जो पहुंचना, ये है मोशन। ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा बड़ा मशीनरीज होता है, इंप्लॉइज उसके साथ कितना ज्यादा घुले मिले हैं, कैसे काम कर रहे हैं, देखने तो काम होता है, फटाफट 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 काम किए जा रहे हैं। ये है मोशन स्टडी। काम करने का दोनों का मोशन क्या, कितना दोनों अटैच है एक दूसरे से, ताकि वो लोग मैक्सिमम आउटपुट कर सके, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट का आउटपुट निकाल सके। इसके बाद है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। फैटिग स्टडी बताता है ना कि एक ऐसा स्टडी है जो एफडब्ल्यू टेलर ने सोचा और इसको निकाला और बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के साथ ना कुछ रेस्ट, उन लोगों को कुछ समय उन लोगों को देना पड़ेगा ताकि वो लोग आराम भी कर पाए। खाली काम करवाना नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा, अगर कोई ना फिजिकली काम कर रहा है और कोई मेंटली काम कर रहा है, जो फिजिकली काम कर रहा है ना वो देखो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम किया, फिर उसको जो रेस्ट है ना हमको 30 मिनट टू 45 मिनट्स का रेस्ट देना पड़ेगा उनको, बॉडी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा एफर्ट का काम कर रहे हैं तो उनको रेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वैन खींच के लेके आ रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल को लेके जा रहा है, तो फिजिकल वर्क है ना भाई, मेहनत होता है इसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना पड़ेगा 45 मिनट्स का या 1 घंटे का, आराम से खा पी के रेस्ट करके आओ, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। बट अगर कोई मेंटल काम कर रहा है, मेंटली काम करेगा ना, तो हमको ना उसको 1 घंटा का रेस्ट देने का नीड नहीं है, 45 मिनट का देने का नहीं, हम लोग उसको 10 मिनट्स का टी ब्रेक भी दे देंगे ना, इनफ है। माइंड थोड़ा सा ये हो जाने से हाँ काम करता है। लेकिन हाँ, इसको ना हम जो फिजिकल वाला में 3 घंटा 4 घंटा बाद रेस्ट दे रहे थे, सपोज कीजिए कोई 10 बजे आया काम करने के लिए, 10 बजे से काम किया, 11 12 1 2 बजे तक काम किया, 2 बजे रेस्ट दिए, फिर जाकर के फिर वो आया 3 बजे, 3 बजे से फिर 3 4 5 6 7 बजे तक काम करवाया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बट मेंटल वाला में जो 10 मिनट का रेस्ट दे रहा है ना, हर 2 घंटे में हमको देना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद मेंटली काम करना बंद कर दे रहा है वो बंदा। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर बोल ले, तुम्हारा क्या नाम है, राइटर है,
देखिए सोचने के लिए भी ना कभी कभी उसको बाहर जाना पड़ेगा, घूमेगा, दिखेगा, सोचेगा, ये करेगा, वो करेगा, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करेगा, चलाएगा, क्योंकि एक ही जगह कभी कभी दिमाग हम लोग का स्टक हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, हमको थोड़ा सा ज्यादा उसको रेस्ट देना पड़ेगा। 10 मिनट इनफ है, बट फ्रीक्वेंसी यहाँ हमको 4 बार देना पड़ रहा है रेस्ट, यहाँ हमको 1 बार रेस्ट देना पड़ रहा है। तो एक वर्कर को कितना बार रेस्ट देना है और कितना मिनट, कितने घंटे के लिए रेस्ट देना है, ये हम लोग का कहलाता है फैटिग स्टडी। ठीक है, फिर है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में ऑर्गेनाइजेशन में कौन से मेथड के यूज करके हम लोग, प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन करेंगे, या कोई और काम होगा तो कोई और काम करेंगे। बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए डिप्रिसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। डिप्रिसिएशन में हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, W रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, 2 मेथड से हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या है, मेथड है। सेल्स करने का भी 2 मेथड होता है, तो 2-3 मेथड है। या तो आप अपना आउटलेट क्रिएट कीजिए, आउटलेट में जाकर के अपना सेल कीजिए, या किसी और का आउटलेट में अपना प्रोडक्ट को डाल दीजिए। जैसे बाटा में, आप बाटा बोल रहे हैं, हाँ, बाटा में आपको किसी और कंपनी का प्रोडक्ट समझ देखने के लिए मिल जाएगा। खादिम्स में आपको किसी और कंपनी का प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग कंपनी का। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अपना जो एक्सपेंसेस को कम करते हैं। बहुत लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं किसी किसी कंपनी का। तो ये सब बताता क्या हम लोगों को, ये बताता है कैसे अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बहुत लोग ना मेन खर्चा, जैसे मान लीजिए एक तो स्टोर क्रिएट करेगा, इम्प्लॉइज रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, रेंट लेगा, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट देगा। इन सबसे अच्छा ले भाई तुम अपना मेरा प्रोडक्ट अपने कंपनी में रख ले, कितना देना होगा सालाना मेरे को बता दो, या महीना में कितना देना होगा मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बोलेगा हमको इतना चाहिए, रख लो। तो वो डेली मेंटेनेंस, उसका कॉस्ट, एम्प्लॉय का कॉस्ट, ये सब कॉस्ट तो मेरा बच जा रहा है ना, ये चीज। तो ये मेथड ऑफ सेल होता है। प्रोडक्शन के लिए बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना सही होगा, प्रोडक्ट को ला करके बेचना सही होगा या रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके बेचना सही होगा। दोनों सब केस में क्या है, एक ही चीज करना होता है उन लोगों को, मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, मिनिमाइज कॉस्ट मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। कौन सा मेथड यूज करे कि मिनिमाइज में रहो और मैक्सिमाइज हो मेरा। क्लियर, ये 4 वर्क स्टडी में हम लोग को समझ में आता है, क्योंकि हम लोग को FW टेलर बताया टेक्निक्स में। ये हम लोग का साइंटिफिक डिसीजन का टेक्निक्स आ जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आता है फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप। फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप, ये जो फोरमैन है ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का अंडर में आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का ये हेड समझ लीजिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली आता है। फंक्शन ऑफ फोरमैनशिप में क्या होता है ना, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया। एक है प्लानिंग के बेसिस पे और एक है प्रोडक्शन के बेसिस पे। प्लानिंग के बेसिस पे, प्रोडक्शन के बेसिस पे, दोनों के अंदर हम लोग को 4 टाइप देखने के लिए मिलेगा। दोनों में हमको 4 टाइप देखने के लिए मिलेगा, फॉर प्लानिंग पर्पस एंड फॉर प्रोडक्शन पर्पस। प्लानिंग पर्पस में जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा 4 चीज, एक रूट क्लर्क देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, एक हम लोग को मिलेगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज, डिसिप्लिनरी। प्रोडक्शन में भी हमको 4 देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या 4 देखने के लिए मिलेगा, एक मिलेगा गैंग बॉस, एक मिलेगा स्पीड बॉस, एक मिलेगा रिपेयर बॉस और एक मिलेगा हमको इंस्पेक्टर। ठीक है, फोरमैन क्या करता है ना, ये दोनों काम को अलग अलग बांट देता है ताकि काम परफेक्टली हो। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या, सबसे पहले रूट क्लर्क है, प्रोडक्ट को बनाने का सही तरीका, रूट फाइंड आउट करना, मेथड के तरह जो भी सही मेथड होगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का। एग्जांपल रिलेट करके बताएंगे भी आपको मैं। हम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम कितना लग रहा है उसके लिए एक तो हेड बनाएगा, वो जो बताएगा एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम, मिनिमम टाइम कितना लगेगा और कॉस्ट कितना खर्च हो रहा है। तो टाइम वेस्टेज नहीं करना है और कॉस्ट कितना लगा है वो भी ध्यान देना है हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विल बी गिव अस द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कि काम को करने का तरीका, द वे क्या है। डिसिप्लिनरी देखेगा ये सब लोग सही से काम कर रहे हैं ना, क्योंकि बोलते हैं ना सुपरवाइजर रखना बहुत जरूरी है, जो सुपरविजन का काम करेगा पूरा का पूरा, ये देखेगा सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके नियरेस्ट मार्केट के पास, मार्केट में जाना है, आपका घर मार्केट से वॉक करके जाइएगा तो 15 मिनट है। ठीक है ना, तो आपने क्या फाइंड आउट किया कि ये आपका मार्केट है, ये आपका घर है,
तो ये मार्केट में जाने का ये एक ठो वे है, ये एक ठो वे है, ये एक ठो वे है, ये एक ठो वे है। तो कौन सा वे करेक्ट है, कौन सा वे सही है? हमेशा सबको स्ट्रेट वे ही सही मिलता है, ठीक है, ये स्ट्रेट वे सही है। बट इस स्ट्रेट वे में ना कोई अनदर कोई अलग से दुकान वगैरह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दुकान नहीं है, जैसे आपको और भी कुछ काम करना है, और भी कुछ खरीदना वगैरह है, वो आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप ये वाला रास्ता चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा आपको लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा, फिर आपके पास ये ऑप्शन है। तो ये क्या रूट है, ये मार्केट तक पहुंचने का क्या है, एक आपके पास रूट है। कौन कौन सा रूट से आपको जाना है, आपको जिस तरीके से काम होगा आपको वो रूट पकड़ना पड़ेगा। टाइम एंड कॉस्ट प्लग बताता है कि कितना कम से कम कॉस्ट और कितना कम से कम टाइम लगे। आपको कुछ अचीव करना है, कंपनी आपको 2 लाख रुपया पेमेंट किया है, ठीक है। अचीव करने का मतलब मान लो आपका मार्केटिंग का काम है, आपको कंपनी 2 लाख रुपया प्रोवाइड किया है। ये बोला है आपको बाइक प्लस फ्यूल, बाइक प्लस फ्यूल के लिए है आपका 6 महीना तक, लेकिन आपको चलाना है, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा। आपको बाइक 1 लाख में मिल जाएगा, 2 लाख में मिल जाएगा, 3 लाख में मिल जाएगा, सब प्राइस में अलग अलग बाइक आपको मिल जाएगा, है ना। 1.22 में भी मिल जाएगा, 1.3 में मिल जाएगा, 1.4 में मिल जाएगा। अब आप देखिएगा क्या कि हमको 6 महीना चलाना है, 6 महीने के लिए फ्यूल कितना लगेगा। सबसे पहले अगर हमको एक गाड़ी चलाना है, अगर मेरे को एक दिन गाड़ी चलाना है, मेरे को लग रहा है एक लीटर तेल खत्म हो रहा है, 40 किलोमीटर हमको एक दिन चलाना है, 40 km, और मेरा 1 लीटर तेल खत्म हो रहा है, हमको पता है। तो 40 रुपया के हिसाब से उसको कितना दिन चलाना पड़ेगा गाड़ी, 180 दिन चलाना पड़ेगा गाड़ी, है ना। तो 72,272 रुपया का उसका क्या जाएगा, केवल फ्यूल जाएगा, ठीक है। 72 रुपया का क्या है उसका केवल, सॉरी 40 था ना, 72,000 किलोमीटर उसका क्या चलेगा, 72 नहीं 7,200 किलोमीटर उसका गाड़ी चलेगा। अब 1 लीटर अगर 100 रुपया में आ रहा है तो इसके लिए कितना जाएगा, 72,000 जाएगा। जस्ट सपोज, ये फिगर जस्ट सपोज, मैथमेटिकली अगर कुछ होगा तो बस जस्ट सपोज 72 रुपया जाएगा उसका फ्यूल के लिए। अब उसको गाड़ी कितने में लेना है, 1.3 में। अब उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा 1.3 में जो हम गाड़ी लेंगे उसका माइलेज 40 किलोमीटर का हो। अगर वो बुलेट ले लिया जो 30 का माइलेज देता है, सबसे पहले बुलेट तो आएगा नहीं 1.3 में, अगर आ भी गया तो उसका 6 महीने का फ्यूल नहीं चलेगा। समझा पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो ना आप लोग। उसको इस तरीके से उस 2 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा कि उसके पास गाड़ी भी आए और 6 महीने का फ्यूल भी आए। ये बताएगा हम लोग को टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये हमको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा कि टास्क को करना कैसे है, कोई भी टास्क को किस बेसिस पे करना है। कभी आप लोग इससे मिलोगे ना डिलीवरी बॉय से, उन लोग के पास सपोज करो 70 पैकेट से डिलीवर करने के लिए एक दिन का, वो लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं ना पूरा का पूरा मैप को, कि वो लोग जहां पहले स्टार्ट करें अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं करेंगे कि पहला वो इधर पे डिलीवर किया, फिर दूसरा इधर कर रहा है, फिर तीसरा इधर कर रहा है, ठीक है, फिर चौथा इधर कर, ऐसे नहीं। वो ऐसे करेगा ना कि पहले यहाँ एक हुआ, फिर यहाँ एक हुआ, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते 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 फिर वो यहाँ पर आकर के अपना डिलीवरी खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि एक यहाँ किया, फिर एक यहाँ किया, फिर एक यहाँ किया, फिर एक यहाँ किया, ऐसे नहीं, जिगजैग नहीं करता है वो लोग। पूरा का पूरा 70 पैकेट कैसे डिलीवर करना है वो लोग उसका ये कर लिया। तो दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम आ जाएगा। और डिसिप्लिनरी सब सही से काम कर रहा है कि नहीं ये देखना। क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन के केस में। प्रोडक्शन के केस में क्या है, गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या होगा, सारा का सारा जो रॉ मटेरियल से, देखिए प्रोडक्शन मतलब मेरा यहाँ पे फैक्ट्री आएगा, मेरा यहाँ पे फैक्ट्री आएगा। फैक्ट्री में जो मेरा प्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले गैंग बॉस है। गैंग बॉस का काम है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रॉ मटेरियल्स है वो सारा का सारा फैक्ट्री के पास पहुंचाना, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी लगेगा, प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो मेरे फैक्ट्री के पास में पड़ा हो, ये चीज देखना। स्पीड बॉस का काम है वो चेक करेगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका स्पीड सही है कि नहीं है। ये मान लो को पेन बनाना है, एक पेन को बनाने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो ये 5 ही मिनट ले रहा है या 6 मिनट ले रहा है या 8 मिनट ले रहा है, देखना पड़ेगा कितना मिनट ले रहा है ये पेन को बनाने में, या फिर कम लग रहा है 4 मिनट लग रहा है, ये स्पीड को देखना। ये काम होगा स्पीड बॉस का। रिपेयर बॉस का, आप लोग कार रेसिंग देखे हो, होप सो। वो पहले तो गेम ये आता था ना,
शो आता था जिसमें जिस गाड़ी में 95 लिखा था, एक तो रेड कलर का गाड़ी था, क्या तो नाम था उसका, मैं भूल जा रहा हूँ, उस कार्टून का कुछ एक तो था, कार रेस का ही था। या फिर अगर आप लोग कार रेस देखते भी हो ना तो देखना ना, उसमें जो कार स्पीड में जो चलता है उसका टायर चेंज किया जाता है, एक टाइम के बाद उसका टायर फटाफट चेंज करते हैं लोग, चेंज हो गया फिर वो गाड़ी फिर रोड पे दौड़ना शुरू हो गया। रिपेयर बॉस का काम होता है कि अगर अगर मशीनरीज कुछ भी खराब होता है वो एकदम एकदम रेडी रहेगा कि मिनिमम टाइम में मशीन को ठीक करे ताकि मशीन वापस से वर्किंग कंडीशन में आ जाए, उसमें ज्यादा समय ना लगे। कुछ भी हुआ, मशीन टूट गया, मशीन फूट गया, मशीन में फ्यूल नहीं है, मशीन का लाइन इलेक्ट्रिसिटी का गॉन, कुछ भी दिक्कत हो उसको वो मिनिमम टाइम लेकर के उसको सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। और इंस्पेक्टर का काम है ये सारा चीज को देखना ठीक से चल रहा है कि नहीं, सारा का सारा चीज को देखना सही से चल रहा है कि, जैसे यहाँ पे डिसिप्लिनरी था, यहाँ पे मेरा इंस्पेक्टर है, ठीक है। ये खत्म हुआ मेरा फोरमैन का काम। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड simplification of work, standardization and simplification of work। सबको ना जो प्रोडक्ट होता है ना वो एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होता है। स्टैंडर्डाइजेशन करने का तात्पर्य मेरा क्या है कि डेफिनेशन टाइप इसका अगर हम लोग समझे तो ये हम लोग को बताता है, अकॉर्डिंग टू टेलर scientific method of production must be selected to develop a standard. To set up standard, the manager must make use of the work study techniques which include method study, time study, motion study and fatigue study. Even modern techniques such as Kaizen's 6 Sigma etc can be used set up standard. Objective क्या होता है इसका? Ensure quality standard, establish standard of performance of men and machine. सभी को ना प्रोडक्ट्स का क्वालिटी से बहुत मैटर करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ ना जो वर्कर्स है ना वो अपना कितना वर्क टाइम दे रहे हैं, इफेक्टिवली दे भी रहे कि नहीं ये भी देखना। आज एक तो अगर अच्छा क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हम लोग उसको लेना ज्यादा प्रीफर करते हैं, 2 रुपए ज्यादा लगेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग उसको क्यों लेना पसंद करते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, लुक वाइज भी और मतलब दिखने में भी अच्छा और चलेगा भी ज्यादा अच्छा। एक वर्कर जो काम कर रहा है वो कितना घंटा काम कर रहा है ये भी देखना, और जितना वो काम कर रहा है वो इफेक्टिवली काम कर भी रहा है कि नहीं ये भी देखना। ये हम लोग का कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। एंड वर्क शुड बी सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, सिंपल होना चाहिए जितना सिंपल हो सके। हम ये नहीं बोलेंगे उनको कि ये काम करो आज तुम 1.5 गुना काम कर दो, या फिर 1/5 काम कर दो, 2 होल 1/5 पोर्शन काम करके चला जाओ। क्या बोलेंगे ना एक काम करो तुम 4 प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट का 10th ऑफ द 3 पोर्शंस कर दो, 10th ऑफ 3 पोर्शंस कर दो, ऐसे नहीं। उसको काम क्या देंगे, बोलेंगे या तो 4 बनाओ या तो 5 बनाओ, सिंपल काम दिए। प्रोडक्ट का जो यूज रहेगा उस प्रोडक्ट का यूज को हम लोग सिंप्लीफिकेशन रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। आजकल पता है डिलीवर हर चीज डिलीवर हो रहा है और इतना बेसिक तरीके से उसको बनाया जा रहा है, डीअसेंबल किया जा रहा है कि कोई भी घर पे ला करके उसको आराम से असेंबल कर ले और उसको समस्या भी ना हो असेंबल करने में। हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर का इस पॉइंट में हम लोग को बताना है कि स्टैंडर्डाइजेशन वर्क का प्रोडक्ट का एक क्वालिटी होना चाहिए और वर्कर लोग जो काम कर रहे हैं वो वर्कर लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, 8 घंटे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, और वर्क शुड बी सिंपल और प्रोडक्ट शुड बी सिंपल, जितना ज्यादा सिंपल हो सके। अगर प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बताना चाह रहे हैं। एंड लास्ट वन, डिफरेंशियल पीस रेट बेस्ड सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इस पॉइंट में हम लोग को बताते हैं वो
ऑर्गेनाइजेशन है ना, कभी कभी मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 5000 प्रोडक्ट्स का कर रहा है। अब आपके दिमाग में फटाक से क्लिक किया होगा, सर एक आदमी 500 प्रोडक्ट बना रहा है, यही क्लिक किया। गलत नहीं है, मैं भी यही बोलूंगा, एक आदमी 500, हम लोग ने एवरेज निकाल दिया। बट यहाँ पर है क्या ना, कोई कोई इफिशियंट वर्कर है, कोई कोई इफिशियंट वर्कर नहीं है। कोई वर्कर जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है ना, 1000 प्रोडक्ट्स बना रहा है, और कोई ना 700 बना रहा है, कोई 200 बना रहा है, तो कोई 300 बना रहा है, ऐसे करके। बट जो सैलरी है ना, सबको कितना मिल रहा है पता है, 15,000। तो ये जो 1000 प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये डिमोटिवेट नहीं हो जाएगा? उसको ऐसा फील नहीं होगा, उसको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनाना। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना करके क्या बेनिफिट मुझे मिलेगा? जो 200 बना रहा है, he will also get 15,000 and I will also get 15,000। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा करूं? मुझे नहीं करना है एक्स्ट्रा। सिंपल सा बात है, अगर मैं या फिर आप रहोगे, आप भी नहीं करोगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट देकर के आपको मिल क्या रहा है, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है नहीं। जब एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूंगा एक्स्ट्रा एफर्ट दूंगा? और एवरीवन इज लाइक, अभी पता ही आपको हम लोग कलयुग में है, एवरीवन इज लाइक सेल्फिश, भाई ध्यान दो, मैं काम करूंगा, मुझे पैसे चाहिए, मैं क्यों किसी को दूं, है ना, ये चीज है। ये पहले का टाइम नहीं है ना कि हाँ ले लेना भाई, क्या है, कोई समस्या नहीं है, मैं करूँ तुम करो, तुम करो मैं करूँ, बात एक ही नहीं। मैं कर रहा हूँ तो इट्स ओनली माइन, इट शुड बी माइन ओनली, तुम करो तो तुम्हारा। तो ये अगर हाँ ऐसा है, तुम करो तो मुझे तो चलेगा, बस कोई समस्या नहीं है मुझे, बट मैं करूंगा तो केवल मैं लूंगा और मुझे नहीं देना किसी को, ये चीज। FW टेलर बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स, ये समस्या कुछ ना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे करना है कि इसको पीस रेट सिस्टम में बांट देना है। तुम काम करेगा, 1000 प्रोडक्ट्स बनाया, मैं 1000 प्रोडक्ट्स के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए मान लो 2 रुपया दे रहा हूँ, तो इसका कितना हुआ, 2000 रुपया हुआ। महीने में कितना हो जाएगा इसका, हाँ 1000 प्रोडक्ट्स बनाया, मान लो महीने में टोटल 10,000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका सैलरी कितना हुआ, 20,000 हुआ। अगर कोई 200 प्रोडक्ट बना रहा है तो 200 का 400 रुपया हुआ उसका। अगर वो 400 हुआ, ठीक है, उसका टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 10 दिन का, सपोज करो 4,000, तो इसका सैलरी कितना होगा 8,000। ये बोलते हैं पीस रेट सिस्टम में दो भाई, कोई समस्या नहीं, तुम जितना काम करो तुमको उतना मिल रहा है, ये है पीस रेट सिस्टम। इन्होंने ये सिस्टम लाया ताकि सब लोग मन से काम करें और अच्छे से काम करें। क्लियर? चलिए, इसका हम लोगों ने सारा पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर का, लास्ट वन ऑल्सो। अभी तक इस चैप्टर का सारा पोर्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। किसी को भी कोई भी पोर्शन में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, मेल नहीं है सॉरी, मेल आईडी नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरे को कोई भी डाउट है मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसका आपका नोट्स रिलेटेड कुछ भी होगा उसके रिगार्डिंग आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए राधे राधे, बाय बाय।